हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2 अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इज m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c, देन वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस c। देखिए स्टूडेंट्स, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, ये बेसिकली हमें पता है ये एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है मास इंटू एक्सेलेरेशन m l t टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। ये बेसिकली हो जाएगा m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c। तो ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -1, c का वैल्यू हो जाएगा -2। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है a -2b प्लस c का वैल्यू, तो सब्सटीट्यूट करेंगे 1 -2 इंटू -1 प्लस -2 इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर होगा 1। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू t टू द पावर 4 बाई 4 प्लस t स्क्वायर, फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। बेसिकली इस क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डॉट यानी कि ये एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 4t क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2t, t क्यूब प्लस 2t। ये हो गया मेरा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी तो हमें मिल जाएगा अल्फा, जो कि होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो इसमें हम लोग t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 10t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t क्यूब जे कैप एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज m इज इक्वल टू 0.1 kg, देन एट t इक्वल टू 1 सेकंड हमें निकालना है मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। इसके हिसाब से हम लोग को 4 ऑप्शंस और दिए हैं। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 20t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 टी जे कैप। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर का क्या वैल्यू हो जाएगा, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे t इक्वल टू 1 तो 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। एक्सेलेरेशन वेक्टर का क्या वैल्यू हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम वेक्टर होता है m इंटू वी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी वेक्टर। तो मोमेंटम का वैल्यू इससे आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप। ये है ना, वो ए सही है। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सही है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो भी, फोर्स का भी वैल्यू सही आ रहा है। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे आई जे के। आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर है 10 5, तो कंपोनेंट वाइज हम लोग लिख देंगे, जे कंपोनेंट 0 है। पी वेक्टर यहाँ पे है 2 1.5 0 की कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो 15 इंटू 10 15 माइनस 10 ये आ जाएगा 5 की कैप। यानी जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम भी 5 की कैप है, यानी ये भी ठीक है। क्या होता है, टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस एफ वेक्टर। को भी इसी तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 माइनस 10 ये आ जा रहा है 20 की कैप। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो मोमेंटम भी हम लोग का आ गया जो कि करेक्ट है, फोर्स भी करेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम भी करेक्ट है, टॉर्क भी करेक्ट है, यानी मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्ट्रेस एट x इक्वल टू l/3 फ्रॉम बॉटम इज दिया हुआ है, देन फाइंड गामा। ये रड की लेंथ है l और l/3 पे एक लोड है कैपिटल W और जो रड है उसका वेट है स्मॉल w। अब हम लोग को स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस एट x इक्वल टू l/3। तो x इक्वल टू l/3 पे टोटल लोड कितना है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा W इसका वेट प्लस, चूंकि इसका टोटल वेट है स्मॉल w तो l/3 का टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो स्मॉल w/3। इसका मतलब स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, तो स्ट्रेस हमको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो W कैपिटल W प्लस स्मॉल w/3 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं W कैपिटल W बाई ए प्लस स्मॉल w/3 ए। ये ऑन कंपेयरिंग, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ दिखना चाहिए कि 2 बाई गामा
इज इक्वल टू 1/3। तो इससे हमारा गामा का वैल्यू आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इज v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस जेड के कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एट 114। बेसिकली इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में और हम लोग को एक्सेलेरेशन का वैल्यू बताना है। इसको अगर हम लोग देखेंगे, जो कि वेलोसिटी वेक्टर जो है कॉम्पोनेंट वाइज दिया हुआ है, तो बेसिकली वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमें समझ में आना चाहिए कि वी एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स, वी वाई का वैल्यू है 2y, बी जेड का वैल्यू है माइनस जेड। अब हम लोग को एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी। एक बार हम लोग इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी टी जे कैप माइनस डी जेड बाई डी टी के कैप। अब डी एक्स बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स, तो वी एक्स आई कैप प्लस 2 टाइम्स वी वाई जे कैप माइनस वी जेड के कैप। वी एक्स वी वाई वी जेड का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो मेरा एक्सेलेरेशन वेक्टर कम्स आउट टू बी एक्स आई कैप प्लस 4y जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मेरा एक्सेलेरेशन वेक्टर हुआ। अब हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 114। एक्सेलेरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √1 प्लस 16 प्लस 16 विच कम्स आउट टू बी √33। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, two spheres are connected with a conducting wire. ES1 and ES2 are electric field at surface of sphere at equilibrium. Find ES1 divided by ES2. दो स्फीयर है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया है, क्योंकि दोनों जो स्फीयर है वो एक वायर से कनेक्टेड है, तो दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाना चाहिए। ए क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, के Q1 बाई R1 मस्ट इक्वल टू के Q2 बाई R2। इससे हम लोग का Q1 बाई Q2 का रेशियो आ जाएगा R1 बाई R2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा, तो E1 बाई E2 के Q1 बाई आर स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई के Q2 R2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1 का स्क्वायर। Q1 बाई Q2 की जगह हम लोग R1 बाई R2 लिख सकते हैं, तो R1 बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1 का स्क्वायर, ये विच कम्स आउट टू बी R2 बाई R1। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, इसका रेशियो आ जाएगा 9:4। तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू 9/4। समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, वेवलेंथ यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन इज 628 नैनोमीटर, विड्थ ऑफ द स्लिट इज 0.2 मिलीमीटर, फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन डिग्री। तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला आता है वो T थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी आता है। ये बेसिकली कैसे आता है, तो इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जो पार्ट डिफरेंस होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन आता है। n इक्वल टू 0 जो होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारा मिनिमा आ जाता है। ये जो एंगल हम लोग निकालेंगे ये रेडियन में निकालेंगे, हम लोग को डिग्री में बताना है, तो हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि 18 × 2 36 तो आंसर में आ ही रहा है, तो इसका मतलब 36 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बस एक ही ऑप्शन है जिसमें 36 है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हम लोग करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 10 cubical block of relative density 0.4 is floating in water. Size of cubical block is 10 centimeter. When a coin is placed on the block, it dips by 0.3 centimeter. Weight of the coin. देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, जब वुडन ब्लॉक है तो ये फ्लोट कर रहा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि L डिस्टेंस इसका सबमर्ज्ड है फ्लूइड के अंदर, ठीक है। जब हम लोग कॉइन एक इसके ऊपर डालें तो कॉइन के कारण क्या होगा, इसका वजन के कारण ये थोड़ा सा और नीचे सबमर्ज्ड हो जाएगा। अब हम लोग मान लिए कि x से सबमर्ज किया हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम ए का क्या होगा, तो बॉडी पे नीचे mg लगेगा, ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगेगा। बॉइंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। क्या होगा, तो बॉइंट फोर्स के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम वो पार्ट जो सबमर्ज्ड हो चुका है। तो सबमर्ज्ड वाला पार्ट ये है, ये जो शेडेड पोर्शन है मेरा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई एल। और मास क्या होगा, तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर रो मान ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई जी, यही वैल्यू हो गया बॉइंट फोर्स का वैल्यू। ये मास मल्टीप्लाइड वेट जी, ये बेसिकली इक्वल होगा इसके वेट के बराबर। तो इसका टोटल वेट को हम लोग कैपिटल W मान ले रहे हैं, तो ये कैपिटल W के बराबर होगा। अब हम लोग पार्ट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस केस में क्या होगा, W प्लस स्मॉल w टोटल वेट, इसमें ब्लॉक का वेट है और क्वाइन का भी वेट आ गया। शेडेड पोर्शन का पार्ट के कारण बॉइंट फोर्स लगेगा, तो बॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, A L प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी।
और ये किसके बराबर होगा, तो ये डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू के बराबर होगा। अब इसको तोड़ दो तो ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करने से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये दोनों पार्ट कट जाएगा। तो डब्ल्यू का वैल्यू बेसिकली जो वेट आएगा वो आ जाएगा ए एक्स रो जी। अब हम लोग जो डाटा गिवन है वो यूज़ करेंगे। ए का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। एक्स का वैल्यू है 0.3 सेंटीमीटर, तो 0.3 इंटू 10⁻2 मीटर। डेंसिटी हम लोग 1000 ले लेंगे, वाटर का डेंसिटी, तो हम लोग का जो वेट का वैल्यू आएगा वो 0.3 न्यूटन आएगा। समझ में आया बच्चों? फंडामेंटल सरफेस इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा फॉल्स, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस केस में हो जा रहा है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का 3 वी नोट, और अगर वेवलेंथ को 2 लेमडा कर दे रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जा रहा है वी नोट। हम लोग को बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो होता है एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। जो जनरल इक्वेशन आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो हो जाएगा एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो हम लोग को जो डाटा दिया है वो यूज़ करेंगे। तो जो लेमडा है उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3 वी नॉट, और जब 2 लेमडा हो जा रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जा रहा है वी नॉट, यानी कि 3 वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। इक्वेशन 1, जब 2 लेमडा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हो जा रहा है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई 2 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, ऐसा इक्वेशन आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेमडा नॉट का वैल्यू आ जाएगा 4 लेमडा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए कंटेनर ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 0.15 मीटर क्यूब is expanded adiabatically from pressure 8 bar to final pressure 1 bar. If initial temperature is 140 Kelvin, then find work done by the gas. देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम 0.15 है, फाइनल वॉल्यूम हमें पता नहीं है। प्रेशर है 8 बार है इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर 140 के है। गामा का वैल्यू होगा Cp बाई Cv, गामा का वैल्यू हो जाएगा 3/2। देखिए स्टूडेंट, वर्क डन एडायबिटिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब प्रेशर तो हमें दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम निकालना। अगर फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। फाइनल वॉल्यूम मेरा आराम से निकल जाएगा। कैसे डायबिटिक प्रोसेस होता है वो P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो इनिशियल प्रेशर 8 है, 0.15 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 1 फाइनल प्रेशर है, और V2 टू द पावर 3/2। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा 8/1। 8 को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिखेंगे, यहाँ 3 टू द पावर 2 पावर है, पावर जब इधर जाएगा तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3। ये कट सेट के आ जाएगा मेरा, जो फाइनल वॉल्यूम है मेरा 0.6 आ जाएगा। अब हम लोग वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये यूज़ करेंगे। कि प्रेशर बार में दिया है तो हम लोग इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 120 किलो जूल। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डायग्राम shows a circuit consists of some elements. The input and output of the circuit is shown. Choose the correct option that shows the component in box. Zener diode has a breakdown potential of 5 volt. अब इस क्वेश्चन को हम लोग थ्योरेटिकली यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग लॉजिकली आंसर बता सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब इनपुट ऐसा दिया है और आउटपुट ऐसा दिया है तो इससे हमको दिखना चाहिए ना कि जो आउटपुट हो रहा है ना वो दोनों साइड सिमेट्रिकल है। आउटपुट जो है पॉजिटिव साइकिल में भी आ रहा है और नेगेटिव साइकिल में भी सेम टाइप का आउटपुट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ना, इसमें जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ना वो एक पार्ट ऑफ द साइकिल में काम कर रहा होगा। इस पोर्शन, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो होगा ना इस पोर्शन ऑफ द साइकिल के लिए काम कर रहा होगा, और ये दोनों जो होगा ना एक दूसरे का अपोजिट में होना चाहिए, तभी ऐसा सर्किट पॉसिबल है। तो यानी कि ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ये दो ऑप्शन 3 और 4 में ही एक सही आंसर होगा। देखो बच्चों, इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो बॉक्स है ना जस्ट इसका इन्वर्टेड सर्किट होगा। तो जस्ट इसको यहाँ पे उल्टा करके लगा दो। जब उल्टा करके आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेरा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही संभव है, वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 अरेंजमेंट ऑफ वायर। यहाँ 2 अरेंजमेंट वायर का दिया हुआ है। हम लोग को बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस O1 पे और O2 पे, इसका क्या रेशियो होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2 थ्योरी यूज़ करना पड़ेगा। पहला थ्योरी तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर में ड्यू टू ए सर्कुलर वायर, वो उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई 2A, वेयर A इज द रेडियस। एक फाइनाइट वायर है, उससे डिस्टेंस D पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाई 4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये 2 रिजल्ट से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग O2 पे निकालते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सी डी के कारण वो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि जो सी डी है ना वो इस लाइन से पास कर रहा है, O2 लाइन से पास कर रहा है। तो सेमी सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर। इसका हमको हाफ करना पड़ेगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो हम लोग जो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे तो पता चल जाएगा। तो फिंगर को कर्ल करने पे समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, अंडर की तरफ है। तो हम लोग इस केस में इसको फिलहाल वेक्टर के टर्म्स में मैं लिख दे रहा हूँ इसको, तो माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड ए बी के कारण क्या होगा, तो ए बी के कारण होगा वायर ऐसे है तो ऐसे आप फिंगर ऐसे आप रखो अपने थंब को और फिंगर को कर्ल करो तो आपको समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस जीरो साइन जीरो, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस के कैप। मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन बी है उसके कारण आ जा रहा है। तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू आ जा रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई पाई प्लस 1 बाई पाई। अब हम लोग जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इस केस में भी यही होगा कि तीनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उनका डायरेक्शन सेम होगा। कैसे, तो सेमी सर्कुलर का तो हम लोग ऐसे निकाल के अंदर की ओर देख रहे हैं। जो स्ट्रेट वायर है इसकी तरफ फिंगर कर्ल करो, करंट को रखते फिंगर कर्ल करो, अंदर की तरफ है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऐसे रखो और फिंगर को कर्ल करो, अंदर की तरफ जा रहा है। यानी तीनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और तीनों को हम लोग यानी कि सिंपली ऐड कर देना है। तो जब फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मेरा रिजल्ट जो आ रहा है पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई म्यू नॉट आई बाई 4 आर। इसका मतलब है जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड V1 बाई V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपली दोनों में तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे पाई प्लस 2 आ रहा है और यहाँ पे पाई प्लस 1 आ रहा है, बाकी सब चीज़ कॉमन है। तो बेसिकली जो मेरा रेशियो हो जाएगा पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1, यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट ऑफ मास 2m इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद टाइम पीरियड t1। अनदर सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट ऑफ मास 4m इन ऑर्बिट ऑफ 2r विद टाइम पीरियड t2। फाइंड t1 बाई t2। देखो बच्चों, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट गलत करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पे केपलर्स लॉ लगा देंगे। जब वो केपलर्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या करेंगे कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कहेंगे। उसके कारण वो लोग आंसर निकाल देंगे 1/2√2, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट जिस प्लानेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, उस प्लानेट का मास चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली केपलर्स लॉ नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक जनरल इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा टाइम पीरियड का, जो कि रेडियस पे डिपेंड करेगा और कहीं ना कहीं मास ऑफ द प्लानेट पे भी डिपेंड करेगा। जो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि Gmm/r²। इससे हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे रूट अंडर कैपिटल Gm/r। टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड 2πr बाई वेलोसिटी होगा। तो 2π r डिवाइडेड वेलोसिटी को लिख सकते हैं रूट अंडर Gm/रूट अंडर r। इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 4π² r³ डिवाइडेड बाई m/g। तो मेरा बेसिक इक्वेशन हो गया, जो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ डिवाइडेड बाई m, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। मास 2m है और ऑर्बिट का रेडियस r है, तो टाइम पीरियड है t1। जब मास 4m है और रेडियस हो जा रहा है 2r, तो टाइम पीरियड है t2। तो हम लोग को निकालना है t1/t2। तो सिंपली t² 1/t² 2 का वैल्यू हो जाएगा r³ 1 डिवाइडेड बाई m1 डिवाइडेड बाई r³ 2 डिवाइडेड बाई m2 ऊपर चला जाएगा। t1/t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो इससे हमारा t1/t2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। समझ में आया बच्चों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। There is a parallel plate capacitor of capacitance C. If half of the space is filled with dielectric constant K equal to 5 as in the figure, find percentage increase in capacitance. क्वेश्चन मेरा ये एक सिंपल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है C। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इस कैपेसिटर में क्या हो रहा है, जो आधा जो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस आधे जो डिस्टेंस या आधा जो वॉल्यूम है वहाँ पे हम लोग एक डायलेक्ट्रिक डाल दिए जिसका वैल्यू कैपिटल K इक्वल टू 5 है। अब इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो निकालना और इन दोनों में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली इस कंडीशन में ये बेसिकली ये जो प्लेट के बीच में दो कैपेसिटर हो जा रहा है। पहला कैपेसिटर जो है इसको C1 बोल दे रहे हैं और इसका C2 बोल दे रहे हैं। C1 का वैल्यू हो जाएगा तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D/2। K का वैल्यू 5 दिया हुआ तो 10 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। दोनों कैपेसिटर है C1 और C2 सीरीज में है। C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 5/3C0। तो इससे हमको दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है ना, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद बढ़ जा रहा है और ये होता भी है। ठीक है, तो चेंज कितना हो जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहाँ पे 5/3C0 माइनस C0
इज इक्वल टू 2/3 सी नॉट हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो 2/3 सी नॉट डिवाइडेड बाई सी नॉट इंटू 100 इसको करेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया बच्चों? ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर डायटोमिक गैस फाइंड द रेशियो Q इज टू डेल्टा U इज टू W फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देखो बच्चों, ये डायटोमिक गैस है तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, तो डेल्टा U की हो जाएगा 5/2 nRT या 5/2 RT कह सकते हैं। उसी तरीके से डेल्टा Q हो जाएगा सिंपल 7/2 RT हो जाएगा। डेल्टा Q इज टू डेल्टा U का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 7:5। यानी एक तरह से समझो कि अगर 7 जूल अगर इस सिस्टम को मिला है तो 5 जूल का इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो बाकी 2 जूल कहाँ जाएगा, वो वर्क डन होगा। तो वर्क डन बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसका बेसिकली रेशियो क्या होगा, 7:5:2 हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, देन फाइंड P2 इज टू P1। बेसिकली ये क्वेश्चन में P1 P2 दो डाइपोल है, हम लोग को P2/P1 का रेशियो निकालना है। जब हमें दिया हुआ है कि पॉइंट ए पे जो नेट रिजल्टेंट है वो 60 डिग्री बनाता है एक्स, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होता है। एक एक्सेल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है 2p/r3। इसका जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। इक्वाटोरियल प्लेन पे जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है p/r3। का जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के अपोजिट साइड में होता है। अब इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए जो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 के कारण होगा। एक P1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, P1 के अलॉन्ग ही होगा और उसका वैल्यू होगा 2p1/r3। P2 के कारण जो होगा वो चूंकि इसके इक्वाटोरियल प्लेन पे आ रहा है तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो होगा P2/r3। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरफ होगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कि 60 डिग्री एंगल में बनाता है। अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे फिर से लिखे हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के कारण वो बेसिकली 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो tan 60 डिग्री होगा, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि P2 डिवाइडेड बाई R3 डिवाइडेड बाई एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि 2p1 डिवाइडेड बाई R3, इसका वैल्यू होगा √3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो P2/P1 का जो वैल्यू होगा वो 2√3 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आइटम इज 3h/2π, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अब नील बोर्स लॉ से हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 3h/2π। तो कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। एनर्जी का वैल्यू क्या आता है, तो -13.6 डिवाइडेड बाई n² हाइड्रोजन आइटम में, तो यहाँ पे -13.6 डिवाइडेड बाई n। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट होगा एक से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो ऑप्शन होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, हम लोग को वेव वेलोसिटी बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो फेज होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि 200t - x/150 का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो 200dt इज इक्वल टू dx/150, यानी कि dx/dt इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 × 150। तो v इक्वल टू 200 × 150। x का वैल्यू है वो सेंटीमीटर में, तो हम लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 300 मीटर पर सेकंड आएगा। सेकंड मेथड में y जो दिया हुआ जो वेव फॉर्म दिया है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, a cos ω t - kx ऑन कंपेयरिंग ओमेगा इज इक्वल टू 200π, k इज इक्वल टू π/150। तो वेलोसिटी का वैल्यू होता है ω/k, ओमेगा की जगह 200π डिवाइडेड बाई π/150 इक्वल टू 200 × 150 सेंटीमीटर पर सेकंड। चूंकि ये क्वेश्चन में रिजल्ट में हमें आंसर देना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग वंस अगेन इसको 200 को बाई 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड आएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो 10 क्वेश्चन है बचे हुए उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।